हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी की 98। आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे बिहार फायरमैन प्रैक्टिस सेट 28 को, जिसमें हम जीके जीएस को कवर करेंगे। अगर आप चैनल पर परिवार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो से जुड़ी नोटिफिकेशन मिल सके। और यहाँ पर जो आपका संपूर्ण तैयारी जो है फायरमैन का कराया जाएगा, जिसमें से कि जीके जीएस अभी चल रहा है। जीके जीएस के बाद आपका हिंदी आ जाएगा, उसके बाद फिर मैथ, उसके बाद जो इंग्लिश पूछे जाते हैं उन सभी को जो है इस चैनल के माध्यम से यहाँ पर कराया जाएगा। तो आप इन चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो इससे जुड़ी आपको नोटिफिकेशन जाएगा, तो आप आसानी से डेली वीडियो को देख पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न ये आप सभी के सामने यहाँ पर आपको बताना, और आपको कमेंट बॉक्स में बताना कि आप इनमें से जो है कितना को अटेम्प्ट कर पाते हैं। प्रत्येक प्रश्न में आपको 3 से 4 सेकंड का टाइम मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न ये आप सभी के सामने यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि सिराजुद्दौला ने 1756 ईस्वी में अंग्रेजों को हराकर किस शहर पर अधिकार प्राप्त कर लिया था। बताइए कि सिराजुद्दौला ने 1756 ईस्वी में अंग्रेजों को हराकर किस शहर पर अधिकार प्राप्त कर लिया था, ये आपको यहाँ पर बताना। तो ये कोलकाता पर कर लिया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसमें यहाँ पर हो जाएगा। कहाँ पर किया गया था? तो ये कोलकाता पर किया गया था, ठीक है। और कोलकाता का नाम जो इसके द्वारा बदल करके अलीगढ़ रख दिया गया था। क्या रख दिया गया था? अलीगढ़ रख दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसमें यहाँ पर सी हो जाएगा। नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। पेरिस शांति सम्मेलन में सेवर्स की संधि किसके साथ हुई थी? तो बताइए कि पेरिस शांति सम्मेलन में सेवर्स की संधि जो हुई थी ये किसके साथ हुआ था? तो ये तुर्की के साथ हुआ था। ऑप्शन नंबर डी स्पॉन्स के लिए पर हो जाएगा कि तुर्की के साथ जो पेरिस शांति सम्मेलन हुआ था उसका संबंध संधि जो है तुर्की के साथ हुआ था। ऑप्शन नंबर डी स्पॉन्स के लिए पर हो जाएगा। नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। डैश में 3 कक्षीय हृदय होते हैं। तो बताइए कि किसमें जो 3 कक्षीय हृदय यानी कि 3 वेश में पाए जाते हैं। जैसे मनुष्य में 4 वेश पाए जाते हैं, दायां अलिंद बायां अलिंद पाया जाता है, और दायां नीला बायां नीले पाया जाता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि डैश में 3 कक्षीय हृदय पाया जाता है, किसमें 3 कक्षीय हृदय पाया जाता है, ये आपको यहाँ पर बताना था। ये उभयचर में पाया जाता है, और उभयचर में उन्हीं जीवों को जो है यहाँ पर सम्मिलित किया जाता है जो कि थल पर भी रह सकता है और जमीन के अंदर और पानी में भी रह सकता है। उसको हम जो है उभयचर के अंतर्गत रखते हैं। तो उभयचर के अंतर्गत अगर हम बात करें, उदाहरण के लिए अगर हम बात करें कि किसको रखा जाता है, तो मेढक को रखा जाता है। तो मेढक क्या होता है कि वो स्थल पर भी रह सकता है, सतह पर भी रह सकता है, और जमीन के अंदर भी और पानी में भी रह सकता है। तो ऐसे प्राणी को जो है यहाँ पर उभयचर के अंतर्गत रखा जाता है। और उभयचर के अंतर्गत जितने भी प्राणी होते हैं उसमें 3 वेश में पाए जाते हैं, 3 प्रकोष्ठ पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए स्पॉन्स के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। वही अगर हम बात करें कि पक्षी में कितने वेश में पाए जाते हैं, तो पक्षी में जो है आपका ये 4 वेश में पाए जाते हैं। इसके अलावा मनुष्य में भी 4 वेश में पाए जाते हैं। उसके बाद मछली की अगर हम बात करें तो मछली में 2 बेस में पाए जाते हैं, ठीक है। तो इतने फैक्ट आपको यहाँ से याद रखना है। नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर, भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में कौन जनरल गवर्नर जो यहाँ पर विख्यात है, ये आपको यहाँ पर बताना। कौन गवर्नर जनरल विख्यात है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो बताइए कि कौन सा जो है कि भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में गवर्नर जनरल जो है यहाँ पर विख्यात है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये लॉर्ड मैकटॉफ जो है ये विख्यात है। ऑप्शन नंबर डी स्पॉन्स के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगर हम इसकी बात करें ये जो है कब तक ये जो है जनरल गवर्नर ये बना रहे थे, तो ये 1835 से लेकर के 36 तक बना रहे थे। कब तक? 1835 से लेकर के 36 तक लॉर्ड मैकटॉफ जो है ये भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में जो है गवर्नर जनरल के रूप में ये जो है बने रहे। तो ऑप्शन नंबर डी स्पॉन्स के लिए पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर, पाटलिपुत्र किसके शासनकाल में मगध की राजधानी बना? बताइए कि पाटलिपुत्र जो है ये किसके शासनकाल में मगध की राजधानी बना, ये आपको यहाँ पर बताना। तो ये जो उदयन के शासनकाल में बना था। ऑप्शन नंबर सी स्पॉन्स के यहाँ पर सी हो जाएगा। और मगध की जो प्रारंभिक राजधानी थी ये राजगिरी था। कहाँ पर था? ये राजगिरी जो था, ये मगध का जो प्रारंभिक राजधानी था ये राजगिरी था। और पाटलिपुत्र किसके शासनकाल में मगध की राजधानी बना? तो ये उदयन के शासनकाल में बना था। ऑप्शन नंबर सी स्पॉन्स के यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। बुद्ध एवं धम्म और संघ मिलकर क्या कहलाते हैं? तो बताइए कि बुद्ध और धम्म और संघ मिलकर के ये तीनों क्या कहलाते हैं? ये तो ये त्रिरत्न कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? त्रिरत्न कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए स्पॉन्स के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। और बौद्ध धर्म को जो है त्रिरत्न के अंतर्गत रखा जाता है। किसके अंतर्गत? त्रिरत्न के अंतर्गत रखा जाता है। ये पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म को जो है किसके अंतर्गत रखा जाता है? त्रिरत्न के अंतर्गत रखा जाता है। ऑप्शन नंबर ए स्पॉन्स के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। रॉलेट एक्ट 1919 किसके शासनकाल में लागू किया गया था? बताइए कि रॉलेट एक्ट जो 1919 में किसके शासनकाल में ये लागू किया गया था, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये जो है लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में लागू किया गया था। लॉर्ड चेम्सफोर्ड का काल में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए स्पॉन्स यहाँ पर सही हो जाएगा। और रॉलेट एक्ट के कारण जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था। किसके कारण? ये रॉलेट एक्ट के कारण से हुआ था। अच्छा, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो ये 13 अप्रैल कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था। और ये जो है रॉलेट एक्ट 1919 के पारित होने का कारण था लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने किया था। ऑप्शन नंबर ए स्पॉन्स के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पर 8 नंबर में यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने किस वर्ष की थी। तो बताइए कि गुजरात में साबरमती आश्रम की जो स्थापना किया गया था ये गांधी जी के द्वारा ये किस वर्ष किया गया था, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये किया गया था 1916 में किया गया था, 1916 में किया गया था। ऑप्शन नंबर इस पांच के लिए यहाँ पर से हो जाएगा। अच्छा, ये साबरमती आश्रम जो है ये कहाँ पर है, तो ये गुजरात में है। और ये जो है यहाँ पर क्या हुए थे कि दांडी मार्च महात्मा गांधी के द्वारा 12 मार्च कब 12 मार्च 1930 को यहाँ से प्रारंभ किया गया था। ठीक है, तो और यहाँ पर जो है अगर हम इसके अलावा अगर हम बात करें कि दांडी मार्च जो है ये कहाँ पर जाकर के ये अंत हुआ था, तो ये जो है 6 अप्रैल 1930 को जो है नमक सत्याग्रह 6 अप्रैल को कब हुआ था, 6 अप्रैल 1930 को जो है नमक सत्याग्रह के साथ जो है सभी ने अवज्ञा आंदोलन भी शुरू हुआ था। कब हुआ था सभी ने अवज्ञा आंदोलन, ये भी पूछा जाता है। तो ये 6 अप्रैल 1930 को जो है सभी ने अवज्ञा आंदोलन भी प्रारंभ हुआ था। इतने फैक्ट आपको यहाँ से याद रखना है। ऑप्शन नंबर इस फर्स्ट के लिए यहाँ पर सही है। नेक्स्ट पर आगे बढ़ते हैं। पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश किसके द्वारा लिखा गया था। तो बताइए कि पुस्तक जो है सत्यार्थ प्रकाश ये किसके द्वारा लिखा गया था, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो दयाराम ये स्वामी दयानंद के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा, स्वामी दयानंद के द्वारा पुस्तक जो है सत्यार्थ लिखा गया था। ऑप्शन नंबर इस के यहाँ पर सी हो जाएगा। वही अगर हम बात करें कि ये कब लिखा गया था, तो 1875 में लिखा गया था। ठीक है, तो इतने फैक्ट आपको यहाँ से याद रखना है। नेक्स्ट मंथ आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर में यहाँ पर पूछा जा रहा है खूब गेहूं उपजाओ गेहूं हमें जंग जीताएगा, ये किसने कहा था। तो बताइए कि किसके द्वारा ये कहा गया था गेहूं खूब उपजाओ गेहूं खूब गेहूं उपजाओ गेहूं ही हमें जंग जीताएगा, ये जो किसका नारा था ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये जो है वुड्रो विल्सन का नारा था। ऑप्शन नंबर इस के लिए हो जाएगा कि वुड्रो विल्सन के द्वारा ये नारा दिया गया था खूब गेहूं उपजाओ गेहूं हमें जंग जीताएगा, ये वुड्रो विल्सन के द्वारा ये नारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर इस के लिए यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। सतपुरा और बिंद के बीच कौन सी नदी बहती है। तो बताइए कि सतपुरा और बिंद के बीच जो है ये कौन सी नदी बहती है। तो ये यहाँ पर बता नर्मदा नदी बहती है। ऑप्शन नंबर डी स्पंस के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। कौन सी नदी, तो ये जो है नर्मदा नदी यहाँ पर बहती है। ऑप्शन नंबर डी स्पंस के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगर हम बात करें कि नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, तो ये आपका अमरकंटक से निकलती है। कहाँ से, अमरकंटक से जो है नर्मदा नदी निकलती है। इसको भी यहाँ पर आपको याद रखना कि नर्मदा नदी जो है ये अमरकंटक से निकलती है। और सतपुरा और बिंद के बीच जो नदी बहती है इसको हम नर्मदा नदी के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर डी स्पंस के लिए यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। पालघाट निम्नलिखित में से किस राज्यों को जोड़ता है। तो बताइए कि पालघाट के द्वारा किस राज्यों को जोड़ा जाता है। तो ये केरल और तमिलनाडु के द्वारा, तमिलनाडु को जो है ये पालघाट के द्वारा जोड़ा जाता है। ऑप्शन नंबर सी स्पंस के लिए यहाँ पर हो जाएगा। किसके द्वारा, तो ये जो है तमिलनाडु और जो है केरल को जोड़ा जाता है पालघाट के द्वारा। अगर इसके हम अलावा बात करें कि एक होता है थालघाट, ये है आपका पालघाट, इसी से रिलेटेड पूछा जाता है थालघाट। अगर हम थालघाट की बात करें, थालघाट को किसके द्वारा जोड़ा जाता है, तो ये नासिक और मुंबई को जोड़ा जाता है। किसको, नासिक और मुंबई को थालघाट के द्वारा जोड़ा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि पृथ्वी के वायुमंडल में कितनी ऊंचाई तक गैसों का आवरण है। तो बताइए कि पृथ्वी के वायुमंडल में कितनी ऊंचाई तक गैसों का आवरण है। तो ये 200 किलोमीटर तक गैसों का आवरण है। कितने तक, 200 किलोमीटर तक जो है यहाँ पर गैसों का आवरण है। उसके बाद क्या है, निर्वात है। तो ऑप्शन नंबर सी स्पंस के लिए यहाँ पर से हो जाएगा। नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। चेन्नई को दक्षिण पश्चिमी मानसून से अन्य स्थानों की अपेक्षा कम वर्षा मिलती है, क्योंकि। तो बताइए कि चेन्नई को दक्षिणी मानसून की अपेक्षा जो है दक्षिण पश्चिम मानसून की अपेक्षा कम वर्षा मिलती है, क्योंकि यानी किसके कारण से ये कम वर्षा मिलती है। तो ये जो है चेन्नई बहुत गर्म है और नमी को संघनित नहीं होने देता है, जिसके कारण से यहाँ पर क्या होता है कि कम वर्षा मिलती है। ऑप्शन नंबर ए स्पंस के लिए यहाँ पर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पास आगे, सॉरी यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर सी स्पंस के लिए यहाँ पर सी होगा। क्योंकि चेन्नई दक्षिणी पश्चिमी मानसून के स्थानों पर जो अपेक्षा कम वर्षा मिलती है, इसलिए कम वर्षा मिलती है क्योंकि मानसून जो है कोरोमंडल तट के समांतर चलती है, जिसके कारण पर क्या होता है कि यहाँ पर कम वर्षा मिलती है। ऑप्शन नंबर सी स्पंस के लिए यहाँ पर सी हो जाएगा। नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए 14 दो जगह टाइपिंग हो गया है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर 2 क्वेश्चन टाइपिंग हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 14 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है भूकंपीय तरंगों के मापन हेतु रिक्टर स्केल का विकास किस देश के निवासी ने किया था। तो बताइए कि भूकंपीय तरंगों की, भूकंप को जो हम रीड करते हैं, भूकंप को सबसे पहली बात कि हम रीड पर किसकी रीड जो करते हैं ये किस पर करते हैं भूकंप को, तो ये जो है सिस्मोग्राफ के द्वारा किया जाता है। और यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि भूकंपीय तरंगों के मापन हेतु स्केल का जो विकास किया गया था ये कहाँ के वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यानी यूएसए के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए स्पंस के लिए यहाँ पर हो जाएगा। और भूकंप का अध्ययन क्या कहते हैं, सिस्मोलॉजी, क्या कहते हैं, सिस्मोलॉजी के अंतर्गत भूकंप का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट पर आगे बढ़ते हैं।
अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कहाँ पर है? तो बताइए कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की जो राजधानी है, कैपिटल ये कहाँ है? तो ये पोर्ट ब्लेयर। कहाँ? पोर्ट ब्लेयर। अंडमान निकोबार जो ये क्या है? यूनियन टेरिटरी है। ठीक है, नेक्स्ट पर आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित देशों का सही अवरोही क्रम कौन सा है? ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा अवरोही क्रम, अवरोही का मतलब होता है कि घटते क्रम, यानी कि सबसे जो बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से होगा उसको पहले और उसके बाद जो होगा उसको सेकंड में लिखा जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर सबसे बड़ा की अगर हम बात करें तो ब्राजील, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद भारत, उसके बाद अर्जेंटीना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 पाँच के लिए यहाँ पर हो जाएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से अवरोही क्रम की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वही अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा देश की बात करें पूरे विश्व में तो वो हो जाएगा आपका रूस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 20 के लिए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पर आगे बढ़ते हैं। मृदा के कटाव को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर वृक्ष लगाने को क्या कहते हैं? ये आपको यहाँ पर बताना कि मृदा के जो कटाव होते हैं उसको रोकने के लिए बड़े पैमाने पर जो हम लोग वृक्ष का क्या करते हैं? रोपण करते हैं। इसको क्या करते हैं? तो इसको वनीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? वनीकरण के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर 20 मस्क यहाँ से हो जाएगा कि वनीकरण, यानी वन को लगाने की प्रक्रिया जो हम लोग वन को लगाते हैं उसको वनीकरण के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर 20 मस्क यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। बिहार का द्वितीय त्योहार क्या है? तो सबसे पहली बात कि बिहार का प्रथम अच्छा त्योहार क्या है? तो ये हो जाएगा आपका गोधर्म पूजा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गोधर्म पूजा जो दीपावली के दूसरे दिन करते हैं वो जो बिहार का फर्स्ट पर्व उसको माना जाता है। बिहार का फर्स्ट त्योहार जो माना जाता है उसी को माना। सेकंड में माना जाता है छठ पूजा को, जिसमें कि हम सूर्य देवता की पूजा करते हैं। ऑप्शन नंबर 20 पाँच के यहाँ पर से हो जाएगा। नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी जो है ये कौन सी नदी है? तो ये यमुना है। ऑप्शन नंबर एस पाँच के यहाँ पर से हो जाएगा। जो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी मानी जाती है। यमुना की अगर हम बात करें कि कितनी लंबाई है तो 1375 किलोमीटर। कितना है? 1375 किलोमीटर यमुना की लंबाई है। ऑप्शन नंबर एस पाँच के यहाँ पर से हो जाएगा। नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर, मतदान का अधिकार नागरिकों का कैसा अधिकार है बताइए? तो मतदान जो हम लोग करते हैं तो इसमें क्या होता है कि हमको अधिकार प्राप्त है। तो कैसा अधिकार प्राप्त है ये आपको यहाँ पर पूछा है। यहाँ पर राजनीतिक अधिकार प्राप्त है। ऑप्शन नंबर 30 के यहाँ पर से हो जाएगा। और मतदान करने की जो आयु सीमा थी ये पहले कितना थी? तो ये 1989 में जो है इसको कर दिया गया है। कितना? 18 वर्ष कर दिया गया कि अगर किसी व्यक्ति का 18 वर्ष अगर हो रहा है तो वो जो मतदान कर सकता है। और इसके पहले 1989 के पहले जो था वो उसमें क्या था कि व्यक्ति अगर 21 साल का है तो वहाँ पर ही मतदान कर सकता है, 18 साल वाले नहीं कर सकते थे। लेकिन जब संविधान संशोधन हुआ तो वहाँ पर जो है यानी कि और राजनीतिक अधिकार, सॉरी यहाँ पर देखिए, जब संविधान संशोधन हुआ तो वहाँ पर क्या किया? 18 वर्ष घटा करके कर दिया गया। तो ऑप्शन नंबर 30 पाँच के लिए यहाँ पर सही है। नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। प्राथमिक शिक्षा के मौलिक अधिकार को संविधान में कब जगह दी गई है? ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है कि प्राथमिक शिक्षा के मौलिक अधिकार जो है संविधान में इसको कब जगह मिला है? तो ये मिला है 2002 में। ऑप्शन नंबर 30 पाँच के यहाँ पर से हो जाएगा। नेक्स्ट पर आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर में यहाँ पर आपको बताना है भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ था? तो बताइए कि भारत और जो है चीन के बीच पंचशील समझौते पर जो हस्ताक्षर हुए थे ये किस वर्ष हुए थे? तो ये जो है 1954 में हुए थे। कब हुए थे? 1954 में हुए थे। और इसके अंतर्गत जो है चूंकि जब ये समझौता हुआ था तो यहाँ पर भारत के जो प्रधानमंत्री थे वो थे आपके जवाहरलाल नेहरू थे, जिनके द्वारा कि पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर किया गया था। और ये पंचशील समझौता का मतलब होता है आक्रमण नहीं करना और एक दूसरे देश में जो है आंतरिक मामलों में दक्ष यानी कि इंटरफेयर नहीं करना, दखल नहीं देना। तो इतने यहाँ पर आपको जो है फैक्ट याद रखना है। पंचशील समझौते का मतलब भी आपको यहाँ पर समझ में आ गया। और ये जो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा और चाइना के जो राष्ट्रपति थे उनके द्वारा यहाँ पर जो किया गया था ये किया गया था ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1954 में किया गया था पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर। नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर में यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है संयुक्त राष्ट्र यूएन जनरल असेंबली की अध्यक्षता करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो बताइए कि यूएस यानी कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की अध्यक्षता करने वाली प्रथम महिला कौन थी? ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो बताइए कि प्रथम महिला कौन थी? तो ये राजकुमारी अमृत कौर थी। ऑप्शन नंबर एस पर यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली अध्यक्षता करने वाली प्रथम महिला थी। ऑप्शन नंबर एस पर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन राजनीतिक दल बदल से संबंधित है? ये दल बदल कानून से कौन सा यहाँ पर संशोधन जो है शामिल है? ये आपको यहाँ पर बताना है कि संविधान का कौन सा संशोधन राजनीतिक दल बदल से संबंधित है। ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये जो 52वां संशोधन जो हुआ था ये राजनीतिक दल बदल से संबंधित है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 30 पाँच के यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं।
25 नंबर। अगर इसके अलावा अगर यहाँ पर आपसे ऐसा भी यहाँ पर अगर पूछा जाता है कि ये जो भारतीय संविधान का जो संशोधन हुआ था ये कब हुआ था, चूंकि ये भी पूछा जा सकता है। दल बदल जो कानून है यहाँ पर, इसका जो है संविधान संशोधन जो हुआ था ये कब हुआ था, तो ये 1985 में हुआ था। कब हुआ था? 1985 में राजीव गांधी सरकार के द्वारा दल बदल को यहाँ पर कानून जो है दल बदल कानून लाया गया था। और इसका चर्चा की अगर हम बात करें तो ये जो है 10वीं अनुसूची में, कितना में? 10वीं अनुसूची में। इतने फैक्ट आपको यहाँ से याद रखना है, ये भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो बताइए कि भारत के जो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किया जाता है ये किसके द्वारा किया जाता है? तो ये आपके राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए स्पष्ट यहाँ पर किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और चुनाव आयुक्त को हटाने का अधिकार किसको है? ये भी पूछा जाता है कि चुनाव आयुक्त को हटाने का अधिकार किसका है? तो ये है आपके संसद को। किसको है? ये संसद को होता है चुनाव आयुक्त हटाने का अधिकार। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए स्पष्ट यहाँ पर सी हो जाएगा। नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर में यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश को पारित करने के लिए संसद को क्या समय सीमा दी गई है? ये आपको यहाँ पर बताना कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश को पारित करने के लिए संसद को क्या समय सीमा दी गई है? तो बताइए कि क्या सीमा दी गई है? तो ये दिया गया है 6 महीने का। ऑप्शन नंबर सी स्पष्ट यहाँ पर सी हो जाएगा। और ये जो अनुच्छेद 123 के तहत, किसके तहत? अनुच्छेद 123 का अधीन जो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। ऑप्शन नंबर सी स्पष्ट यहाँ पर सी हो जाएगा। नेक्स्ट पर आगे बढ़ते हैं। संरचनात्मक हिंसा के रूप है, तो बताइए कि संरचनात्मक हिंसा के रूप क्या है? ये आपको यहाँ पर बताना है। तो संरचनात्मक हिंसा के रूप की अगर हम बात करें तो यहाँ पर परंपरागत जाति व्यवस्था हो जाएगा, और पैतृकता के आधार पर निर्मित समाज भी हो जाएगा, और औपनिवेशिक शासन भी हो जाएगा। इनमें से सभी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संरचनात्मक हिंसा के रूप में जो है यहाँ पर इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी स्पष्ट यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। नाबार्ड एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक किस साख स्रोत का उदाहरण है? तो बताइए कि नाबार्ड एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो है ये किस साख स्रोत का उदाहरण है? ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये संस्थागत साख स्रोत का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए स्पष्ट यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी तथा शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी के बीच अंतर किसके बराबर होता है? ये आपको यहाँ पर बताना है। तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी और तथा जो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद नेट प्रोडक्ट, इसके बीच का जो अंतर होता है ये किसके? तो ये पूंजी ह्रास को इसके द्वारा निकाला जाता है। ऑप्शन नंबर डी स्पष्ट यहाँ पर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पूंजी ह्रास को इसके द्वारा इसके बीच के जो है अंतर को निकाला जाता है। नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। पहली राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब हुआ था? तो बताइए कि पहली राष्ट्रीय आय समिति का जो गठन किया गया था ये कब किया गया था? ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये जो किया गया था ये 1949 में किया गया था। ऑप्शन नंबर 20 पास यहाँ पर से हो जाएगा। नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। 31 नंबर में बताना कि भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास किस आधार पर व्यक्त किया जाता है? तो बताइए कि भारतीय अर्थव्यवस्था का जो विकास है ये किस आधार पर किया जाता है? तो ये प्रति व्यक्ति आधार पर किया जाता है। और प्रति व्यक्ति आय की अगर हम बात करें तो ये सबसे ज्यादा गोवा के जो प्रति व्यक्ति आय है ये सबसे अधिक है। वही अगर सबसे कम की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा आपका बिहार हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी 20 पंच यहाँ पर से हो जाएगा। नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। किस धातु का मुद्रा के रूप में सर्वाधिक प्रयोग हुआ है? ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। किस धातु का मुद्रा के रूप में सर्वाधिक प्रयोग हुआ था? चांदी और सोना का हुआ था गुप्त काल में। ऑप्शन नंबर डी स्पष्ट यहाँ पर से हो जाएगा। नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। डैश एकमात्र अधातु है जो तरल अवस्था में पाई जाती है। तो अधातु के बारे में मैंने आपको बताया था कि ब्रोमीन एकमात्र अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर स्पष्ट यहाँ पर से हो जाएगा। वही अगर यहाँ पर धातु पूछा जाता है कि धातु कौन सी ऐसी है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है तो वहाँ पर हो जाएगा आपका मरकरी यानी कि पारा हो जाएगा। नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर, पराग ट्यूब का विकास भूमि अनुकूल में डैश एक महत्वपूर्ण चरण है। तो बताइए कि पराग ट्यूब का जो विकास भूमि अनुकूल में डैश एक महत्वपूर्ण चरण है, ये आपको यहाँ पर बताना। तो बताइए क्या है? तो ये जो है स्पर्मेटोफाइट्स है। ऑप्शन नंबर सी स्पष्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा? स्पर्मेटोफाइट्स है। ऑप्शन नंबर सी स्पष्ट यहाँ पर पराग ट्यूब का विकास भूमि अनुकूल में क्या होता है? एक महत्वपूर्ण चरण है। तो ऑप्शन नंबर सी स्पष्ट यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। ग्लूकोज एक कार्बन है। तो बताइए कि ग्लूकोज में कितने कार्बन होते हैं? ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है कि ग्लूकोज एक कार्बन अणु है। तो ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? C6H12O6 होता है। क्या होता है? C6H12O6। तो ग्लूकोज में कितने कार्बन होते हैं? तो 6 कार्बन होते हैं। ऑप्शन नंबर एस पर यहाँ पर सही जाएगा। इसके अलावा अगर हम चीनी की सूत्र की बात करें कि चीनी का कितना होता है तो H12 कितना होता है? सॉरी, यहाँ पर हो जाएगा C12H22O11 कितना हो जाएगा? C12H22O11 जो होता है ये आपका चीनी का सूत्र होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर एस पास के लिए यहाँ पर सही है। नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। प्रतिष्ठित ग्रैमी पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उत्कृष्टता हेतु प्रदान किए जाते हैं? ये आपको यहाँ पर बताना। तो ग्रैमी पुरस्कार जो होता है ये संगीत के क्षेत्र में प्रदान किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 20 पर यहाँ पर हो जाएगा। अच्छा, ये कब से दिया जा रहा है? तो ये जो है 1958 से ग्रैमी पुरस्कार जो है संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, और संगीत का सबसे बड़ा जो पुरस्कार माना जाता है ये ग्रैमी पुरस्कार को माना जाता है। ऑप्शन नंबर 20 पर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं।
क्लोरीन, फ्लोरीन और आयोडीन डैश के उदाहरण ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है कि क्लोरीन, फ्लोरीन और आयोडीन जो है ये किसका उदाहरण, तो ये हेलोजन के उदाहरण होते हैं। और हेलोजन की अगर हम बात करें कि इनमें से कौन कौन से तत्व आते हैं, तो इसमें हो जाएगा आपका क्लोरीन, फ्लोरीन, उसके बाद आयोडीन, उसके बाद ब्रोमीन, और इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा स्टेटिन हो जाएगा, जो कि क्या होते हैं कि ये हेलोजन के अंतर्गत आते हैं। और ये आवर्त सारणी में कहाँ पर है, तो ये 18वें वर्ग में ही इसको जो है रखा गया है, जितने भी हेलोजन तत्व होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इस के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट पर आगे बढ़ते हैं 38 नंबर। उत्तल दर्पण की फोकस लंबाई डैश होती है, तो बताइए कि उत्तल दर्पण की जो फोकस लंबाई होती है ये क्या होती है। तो उत्तल दर्पण की अगर हम फोकस लंबाई की बात करें तो ये जो होता है आपका ये धनात्मक होता है, और वही अगर हम अवतल की बात करें तो ये जो निगेटिव होता है ये ऋणात्मक होता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है ये किस प्रकार से होती है, तो उत्तल दर्पण का जो होता है ये धनात्मक होता है। ऑप्शन नंबर डी स्पंज के लिए यहाँ पर से हो जाएगा। नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। ठोस सतह द्वारा किसी भी वस्तु पर सामान्य दिशा में लगाए गए बल को क्या कहते हैं, बताइए कि ठोस सतह द्वारा किसी भी वस्तु पर सामान्य दिशा में लगाए गए बल को किस नाम से जानते हैं, तो सामान्य बल के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए स्पंज के लिए यहाँ पर से हो जाएगा। नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है ये आपको यहाँ पर बताओ। तो इलेक्ट्रॉन पर अगर हम आवेश की बात करें कि इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश पाए जाते हैं इस पर कितने आवेश पाए जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन पर जो आपका आवेश पाया जाता है तो यहाँ पर टोटल आवेश पाया जाता है आपका 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए स्पंज के लिए यहाँ पर। इसके अलावा अगर हम इसकी द्रव्यमान की बात करें कि इस पर जो है कितना द्रव्यमान पाया जाता है, तो यहाँ पर द्रव्यमान की अगर बात किया जाए तो यहाँ पर हो जाएगा 9.108 × 10⁻38 हो जाएगा, सॉरी 31 kg हो जाएगा, जितना कि इसमें द्रव्यमान पाया जाता है। बस इतने प्रश्न लेकर के आए थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो जुड़ी नोटिफिकेशन मिल सके। मिलता है नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।